गाड़ी स्टार्ट कर। मोटो व्लॉगिंग करना जितना मुश्किल लगता है उससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है एडिटिंग। सिर्फ मोटो व्लॉग शूट करके फुटेजेस को जोड़ के यूट्यूब पे अपलोड कर देना ज़्यादा फायदा नहीं देता। आजकल वैसे ही ऑडियंस का अटेंशन और रिटेंशन काफ़ी कम हो गया है। लेकिन एक चीज़ है जो लोगों को वीडियो में रुकने पर मजबूर कर सकती है और वो है स्टोरी। पर सवाल ये है, स्टोरी बनाते कैसे है? जब मैं पीसी पे एडिटिंग शुरू किया था तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। टाइमलाइन देख के लग रहा था जैसे किसी ने स्पेस रॉकेट का कंट्रोल पैनल खोल कर रख दिया हो। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करते मैंने अपना एक सिंपल एडिटिंग वर्कफ्लो बना ही लिया और आज मैं वही प्रोसेस शेयर करूंगा कि कैसे मैं अपने मोटो व्लॉग्स एडिट करता हूँ। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स, ना कोई प्रोफेशनल ज्ञान, बस रियल एक्सपीरियंस। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इतना जरूर समझ आ गया है कि मोटो ब्लॉग एडिटिंग का गेम सिंपल है, स्टोरी बनाना। मेरी पहली पीसी पे एडिटेड वीडियो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, लेकिन व्यूज, उस वीडियो में मेरा लैपटॉप लिटरली हैंग ही हो गया था क्योंकि मुझको पता ही नहीं था कि एडिटिंग को हैंडल कैसे करते हैं। लेकिन उस वक्त भी मैं एक ही चीज़ ट्राई कर रहा था कि क्लिप्स को जोड़ के बस एक स्टोरी बनाया जाए, और वही एडिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं मेरा एडिटिंग वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप। मैं अपने वीडियोस को एडिट करता हूँ DaVinci Resolve पर। सबसे बड़ा रीज़न है ये फ्री है, और फ्री होने के बावजूद इसमें ऑलमोस्ट वो सारे प्रोफेशनल फीचर्स है जो कि एक पेड सॉफ्टवेयर में होता है, जैसे कि पावरफुल वीडियो एडिटिंग टूल्स, एडवांस कलर ग्रेडिंग, गुड ऑडियो कंट्रोल सिस्टम और स्मूथ टाइमलाइन वर्कफ्लो। शुरू में मुझे DaVinci Resolve बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे यूज करते करते अब मैं उसमें कंफर्टेबल हो गया हूँ। अगर आप एक मोटो ब्लॉगर या फिर बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हो तो DaVinci Resolve एक बहुत ही पावरफुल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर बता देना। एडिटिंग शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फुटेजेस को ऑर्गेनाइज करना। इसलिए मैं अपना एक सिंपल सा सिस्टम फॉलो करता हूँ। एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना देता हूँ और उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, जैसे बी रोल्स हो गए, ए रोल्स हो गए, और क्लिप्स को रीनेम करता हूँ। तो क्लिप्स को रीनेम करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ये मेरे सारे फोल्डर्स है। ये अरुणाचल प्रदेश का फोल्डर, ये मैं ऐसे बना लेता हूँ डे 1 डे 2। इसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पे DJI 1 2 3 4 ऐसे बने हुए हैं। रीनेम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सेम नंबर के वीडियोस सेम फोल्डर में नहीं आते। एक सिंपल सा प्रोसेस है। कंट्रोल A प्रेस करके सारे क्लिप्स को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर पहले वाले क्लिप में जाके F2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरुणाचल डे 1 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे सारे क्लिप्स मेरे रीनेम हो गए। ये अरुणाचल डे 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे। सिंपल लगता है लेकिन ट्राई करके देखो। ये स्टेप आपका एडिटिंग का आधा हेडेक कम कर देता है। अब फुटेजेस रेडी है तो नेक्स्ट स्टेप है रफ कट्स। ये एडिटिंग का सबसे बोरिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ बस मैं एक्स्ट्रा फुटेजेस को हटा देता हूँ, जैसे बाइक स्टार्ट करते वक्त उन अननेसेसरी क्लिप्स को हटा देता हूँ, उसके बाद साइलेंट मोमेंट्स और फिर रिपीटेटिव शॉट्स जो है, और सिर्फ वही क्लिप्स रखता हूँ जो कि स्टोरी को आगे बढ़ाता है। तो DaVinci में कट करने का भी एक ट्रिक है। जैसे ये मैं प्ले करता हूँ क्लिप को। बहुत ही बढ़िया था हमारा तवांग ट्रिप। कुछ जगह छूट गए, लेकिन कुछ जगह को नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। देखो जैसे ये एक थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ पे 2 गैप्स है। मैं पहले इसको हटा देता हूँ। इसको मैं B से इसको कट किया, फिर Q से हटा दिया, इसे कट। बहुत ही बढ़िया था हमारा तवांग ट्रिप। कुछ जगह छूट गए, लेकिन कुछ जगह को नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे भी एक मैंने मिस्टेक किया था बोलने में। इसको मैं B करके इसको भी हटा देता हूँ। अभी देखो ट्रिप कुछ जगह छूट गए, लेकिन कुछ जगह नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा वॉइस तो ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे बहुत सारे कट्स आ रहे हैं। देखो कुछ जगह नेक्स्ट ये 1 2 3 इतने ही कम टाइम में 3 कट्स आ गए। तो इसे छुपाने के लिए मैं पहले क्लिप को अनलिंक करता हूँ, फिर इस क्लिप को ऐसे पीछे खींच लेता हूँ। अब कट्स एक है लेकिन मेरा वॉइस सही हो चुका है। ट्रिप कुछ जगह छूट गए, लेकिन कुछ जगह नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। और मेरे साथ एक फ़नी प्रॉब्लम भी होता है। कभी कभी कैमरा का रिकॉर्ड बटन ऑन करके मैं भूल ही जाता हूँ कि कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, और 20 मिनट बाद जब याद आता है तब तक या तो स्टोरेज फुल हो जाता है या बैटरी लो हो चुकी होती है। रफ कट्स के बाद वीडियो थोड़ा शेप लेने लगता है, लेकिन अब बारी है इसमें जान डालने की।
म्यूजिक एक मोटोव्लॉग को नॉर्मल वीडियो से सिनेमैटिक बना देती है। मैं यूजुअली म्यूजिक ढूंढता हूँ यूट्यूब लाइब्रेरी या फिर मैंने रिसेंटली ही एक सब्सक्रिप्शन लिया है एपिडेमिक साउंड में। फिर आपको अगर और म्यूजिक का ज़रूरत है तो आप एपिडेमिक साउंड भी ले सकते हो। और मैं ट्राई करता हूँ म्यूजिक का मोड राइड के मूड के साथ मैच हो, जैसे माउंटेन राइड के टाइम काम सिनेमैटिक म्यूजिक, और हाईवे राइड्स में एनर्जेटिक म्यूजिक। और एक इम्पॉर्टेंट टिप, म्यूजिक को कभी वीडियो में फोर्स मत करो, वीडियो के स्टोरी के अकॉर्डिंग म्यूजिक चूज करो। तो ये वही क्लिप है और अभी मैं इसमें एक म्यूजिक ऐड करता हूँ। अच्छा, मैं इसी म्यूजिक को ऐड कर देता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसका कलर बदल देता हूँ, मैं करता हूँ ब्लू। ठीक है, ये म्यूजिक हो गया। अभी प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया था हमारा। अभी मेरा वोकल सुना ही नहीं दे रहा है बिल्कुल, तो मैं इसको डायरेक्ट ले चलता हूँ -15 to 16 में। कुछ कुछ जगह नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। अभी म्यूज़िक का वॉल्यूम कम तो हुआ है, लेकिन इसमें और भी इम्प्रूव करना बाकी है। जैसे मैं सबसे पहले चला आता हूँ फेयरलाइट पेज पे, फिर ये है हमारा ऑडियो 2, ये म्यूज़िक जहाँ पे है ये है ऑडियो 2। फिर ये प्लस आइकन पे जाके आपको चूज़ करना है स्पेशल, फिर स्टीरियो विथ, और यहाँ पे आपको मैक्स सेपरेशन को सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा ऐसा करना है ताकि ये दिखे। अभी आप म्यूज़िक सुनो। बहुत ही बढ़िया था हमारा तवांग ट्रिप। कुछ कुछ वॉल्यूम जगह छूट थोड़ा गए, कम लेकिन करना बाकी कुछ है। कुछ जगह नेक्स्ट टाइम के लिए भी छोड़ना ज़रूरी है। अब वीडियो में इमोशन आ गया, लेकिन अभी थोड़ा स्टाइल भी चाहिए, और वो करेंगे हम टेक्स्ट एंड एनिमेशंस के साथ। यहाँ मैं ऐड करता हूँ लोकेशन टेक्स्ट, डिस्टेंस इन्फॉर्मेशन और फनी कैप्शंस। कभी कभी सिंपल सा टेक्स्ट भी वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देती है, लेकिन एक मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं, हर जगह टेक्स्ट और एनिमेशन डाल देना। एडिटिंग में भी एक रूल है, लेस इज मोर। अब बारी आती है उन छोटी छोटी चीज़ों की जो वीडियो में जान डाल देती है, और वो है साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स छोटे होते हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा डालते हैं। वूश ट्रांजिशन, क्लिक साउंड्स, एम्बियंस साउंड्स, लेकिन अगर ओवर यूज़ करोगे तो वीडियो कार्टून लगने लगेगी। इसलिए मैं सिर्फ वही यूज़ करता हूँ जहाँ स्टोरी को मदद मिले। और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, स्टोरी एंड वॉइस ओवर। कभी कभी राइट के वक्त परफेक्ट डायलॉग रिकॉर्ड नहीं होता, तब मैं बाद में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ। और एडिटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट यही है, आप स्टोरी को बाद में भी शेप दे सकते हो, जैसे किसी मोमेंट को एक्सप्लेन करना, कोई फनी इंसिडेंट ऐड करना, या फिर कोई इमोशनल थॉट शेयर करना। यही चीज़ें मोटोव्लॉग को एक राइड वीडियो से स्टोरी में कन्वर्ट कर देती है। और फाइनली लास्ट स्टेप, कलर ग्रेडिंग। पहले मैं कैपकट पर कलर ग्रेडिंग करता था, लेकिन जब मैं डाविंची पे शिफ्ट हुआ, भाई कलर पेज देख के मेरा दिमाग ही हिल गया। शुरू में समझने में काफी दिक्कत हो रहा था, और सच बोलूं तो अभी भी सीख ही रहा हूँ, लेकिन अभी जितना समझ में आया है उतने में मैं एक डिसेंट सा कलर ग्रेड कर सकता हूँ। डाविंची रिजॉल्व का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कलर पेज। बाकी सॉफ्टवेयर्स में आपको लेयर बेस्ड कलर ग्रेडिंग मिलते हैं, लेकिन डाविंची में होती है नोड बेस्ड कलर ग्रेडिंग, जो इसे काफी पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना देती है। यहाँ आपको मिलते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल टूल्स, जैसे कि मैजिक मास्क, क्वालिफायर और ट्रैकिंग जैसे ऑप्शंस। और इसे अगर सही से यूज किया जाए तो ये सब मिलकर आपके वीडियो को अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। इसके बाद इसमें फ्यूजन भी है, लेकिन इसको लेके हम किसी अलग ही वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि फ्यूजन भाई अलग ही टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है करने को। फिलहाल मैंने बस फ्यूजन को समझना शुरू ही किया है, और इस वीडियो में आपको थोड़े बहुत फ्यूजन के इफेक्ट्स देखने को मिल ही जाएंगे। एडिटिंग करने के बाद मैं वीडियो को एक्सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले, या तो मैं बोलूँ कि एडिटिंग शुरू करने से पहले ही इन सारे प्रोजेक्ट सेटिंग्स को कर लेना जरूरी है, नहीं तो एक्सपोर्ट के बाद आपका वीडियो का कलर ही बदल जाएगा। ये मेरा एक खाली टाइमलाइन पड़ा हुआ है, मैं इसमें दिखा देता हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपको कैसे बनाने हैं। एकदम राइट कॉर्नर में आ जाओगे नीचे, यहाँ पे ये टाइमलाइन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप 25 करोगे या फिर 29.97 करोगे या फिर 30 करोगे। ये जो टाइमलाइन फ्रेम रेट दिख रहा है, ये आपको एडिटिंग शुरू करने से पहले ही चेंज करना पड़ेगा। क्लिप्स इंपोर्ट करने के बाद आप ये चेंज नहीं कर पाओगे। प्लेबैक फ्रेम रेट चेंज कर पाओगे, लेकिन ये वाला नहीं होगा। और एक जो मेन सेटिंग है वो है ये कलर मैनेजमेंट का। ये जो ऊपर का 3 सेटिंग्स है, आपको यही बस चेंज करना है। सबसे ऊपर वाले में डाविंची YRGB रहेगा, फिर सेकंड वाले में आप करोगे डाविंची वाइट गैमोट इंटरमीडिएट, और सबसे आखिर वाले में रहेगा रेक्स 709 गामा 2.4। ये है आपका प्रोजेक्ट सेटिंग्स।
मैं एडिटिंग में आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ और आज भी सीख ही रहा हूँ। कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेट भी कर लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ आई है, एडिटिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ ही अच्छी होती है। परफेक्ट वीडियो का वेट मत करो, बस एडिट करो, वीडियो अपलोड करो और नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करो। और अगर आप भी मोटोव्लॉग करते हो तो कमेंट पे बताओ कि आप किस सॉफ्टवेयर पर एडिट करते हो। और अगर आपको जानना है कि मोटोव्लॉग्स को सिनेमैटिक कैसे बनाते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखो।